हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। आप लोग की जो आप लोग का यूपी एलटी ग्रेड की वैकेंसी आई है, जिसमें जो बच्चे कॉमर्स से हैं, उन्होंने कॉमर्स से फॉर्म फिल किया है, तो उनके लिए मैं पीवाईक्यूज लेकर के आ रही थी। तो जो आपका 2018 में पेपर हुआ था, उसी के पीवाईक्यूज आपके चल रहे थे, जिसमें ऑलरेडी 4 पार्ट मैं अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आपने नहीं देखे हैं, देख लीजिएगा, ये लास्ट पार्ट है। यहाँ पर आपके ये पीवाईक्यूज 2018 के एंड हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो जो आएगी, तो इसके प्रैक्टिस सेट हम स्टार्ट करेंगे कि किस तरह के क्वेश्चन आगे आपको एग्जाम में अपने देखने को मिलेंगे। तो प्रैक्टिस सेट आएंगे, तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, जो कि बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं आपके लिए और आपकी तैयारी के लिए। क्योंकि अब ज़्यादा टाइम नहीं है, जितना भी टाइम आप देख रहे हैं, क्योंकि पीजीटी का टीजीटी का पेपर तो पीजीटी का तो कैंसिल हो ही चुका है, टीजीटी की भी होने की पूरी संभावनाएं हैं। जो आपका यूपी पीजीटी टीजीटी की मैं बात कर रही हूँ, एलटी ग्रेड वाला जो आपका यूपी पीएससी से निकला है, वो तो आपके एग्जाम होंगे ही, उसकी डेट भी आ चुकी है। तो वहाँ पर कोई कंफ्यूजन नहीं रखिएगा कि उसके पेपर कब आगे बढ़ सकते हैं, कैंसिल हो सकते हैं, ऐसा नहीं। जो एलटी ग्रेड की वैकेंसी आपकी आई है, उसमें जो आपकी एग्जाम डेट दी गई है, उसी एग्जाम डेट पर आपका एग्जाम होगा। तो यहाँ पर इसके लिए आपको अच्छे से अपनी तैयारी करनी है, क्योंकि ये वाला आपके लिए बहुत बड़ा ऑप्शन है। लेक्चरर में कॉमर्स की आई ही नहीं है वैकेंसी अभी तक, तो इसलिए ये वाला जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप अच्छे से तैयार करिएगा। चलिए शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए, क्योंकि आगे जो प्रैक्टिस सेट आपको मिलेंगे, उसकी पीडीएफ भी मैं अवेलेबल आप लोग को कराऊंगी, क्योंकि आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। तो उसके लिए टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। लिंक आपको मिल जाएगा इस चैनल का। हाँ, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी, साथ में कमेंट सेक्शन में भी पिन मिल जाएगा, तो वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। यहाँ पर ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों से पूछा भी था कि ये जो डिफिनेशन दे रखी है, ये डिफिनेशन किसकी है। अक्सर पूछी जाने वाली डिफिनेशन में से एक है ये आपका। ये पीजीटी टीजीटी में भी पूछी जा चुकी है, एलटी ग्रेड के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर भी ये पूछी गई है। तो आगे एग्जाम में भी आने की काफी चांसेस हैं इसके। तो स्टैटिस्टिक्स इज द साइंस ऑफ एस्टिमेट्स एंड प्रोबेबिलिटीज। दिस स्टेटमेंट इज गिवन बाय। सांख्यिकी अनुमानों और संभावनाओं का विज्ञान है, ये कथन देने वाला है। यहाँ पर कह रहा है कि जो सांख्यिकी अनुमानों संभावना का विज्ञान है, ये कथन किसका है। वेबस्टर का, बाउले का, बॉडिंगटन का, सेलिगमैन। तो ये किसका है, ये बॉडिंगटन का है। एक आंसर है ऑप्शन सी। तो स्टैटिस्टिक्स में जो आपकी बाउले की डिफिनेशन दे रखी है, और जो बॉडिंगटन की, दोनों ही याद कर लीजिएगा, दोनों ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं कि क्या डिफिनेशन है। बाउले की जो डिफिनेशन है, सांख्यिकी गणना का विज्ञान है, ये इन्होंने डिफिनेशन दी थी। और सेलिगमैन ने क्या दी थी कि सांख्यिकी वह विज्ञान है जो किसी अनुसंधान के क्षेत्र पर प्रकाश डालने के लिए संख्यात्मक आंकड़ों के संग्रहण, प्रस्तुतिकरण, वर्गीकरण, तुलना और निरीक्षण की रीतियों का प्रयोग करता है। तो इन दोनों की डिफिनेशन काफी इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा। और जो बॉडिंगटन की अभी आपने देखी ये वाली डिफिनेशन, इसको भी लर्न कर लीजिएगा, कोई भी क्वेश्चन में पूछी जा सकती है आपके। ये वाली तो बहुत पूछी जाती है, बाउले की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। ये एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन है आपका कि इफ वेरिएंस इज 625, द स्टैंडर्ड डिविएशन इज। यदि विचरण जो 625 है, तो आपको बताना है कि मानक विचलन क्या होगा। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। जो विचरण होता है, वो आपका जो मानक विचलन स्टैंडर्ड डिविएशन होता है, उसका क्या होता है, अगर आप उसको स्क्वायर कर देंगे तो वहां पर निकल करके हमारा विचरण आ जाता है, वेरिएंस आ जाता है। तो यहाँ पर अगर इसको निकालना होगा, तो कुछ इस तरह से निकालेंगे कि जो आपका वेरिएंस दे रखा है, उसको आपको मल्टीप्लाई कर दिया। इस तरह से समझ लीजिए कि जो आपका, हाँ, ये दे रखा होगा, इसका निकाल देना है हमको स्क्वायर रूट, और हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर इसका स्क्वायर रूट निकालिएगा, कितना आ जाएगा, 25। बहुत ईजी सा है, करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। तो जो इस तरह के हैं, तो यहाँ पर एक चीज का और ध्यान रखिएगा कि कुछ स्क्वायर रूट जो है वो याद कर लीजिए। यहाँ तक कहा जाता है कि 30 तक तो कम से कम याद ही कर लीजिए, कि एग्जाम में अगर पूछे जाए तो वहां पर आप एक नजर देखकर ही आंसर लगा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ शॉपकीपर वांट्स टू स्टॉक शूज, द बेस्ट सुटेबल एवरेज फॉर हिम विल बी। एक दुकानदार जूतों का स्टॉक करना चाहता है, इसके लिए सबसे उपयुक्त माध्य होगा अर्थमेटिक, मीडियन, मोड, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो शूज होते हैं, तो शूज है किस नंबर के वो स्टॉक करें, यहाँ पर मेन लिया आएगा। तो जब हाईएस्ट नंबर निकालना होगा, तो वहाँ पर कौन से मीन का या कौन सा माध्य यूज होता है, तो वहाँ पर मोड का यूज किया जाता है, बहुलक का यूज किया जाता है। एक आंसर यहाँ पर हमारा ऑप्शन सी होगा। ये बहुत पूछा जाता है, ये पीजीटी टीजीटी में भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये भी एक न्यूमेरिकल ही है आपका। इफ मीडियन इज 31 एंड अर्थमेटिक एवरेज इज 33, द वैल्यू ऑफ मोड विल बी। अगर माध्यिका 31 और गणितीय मान 33 है, तो बहुलक का मान क्या होगा।
तो इस तरह के क्वेश्चंस को अच्छे से प्रिपेयर करिएगा, क्योंकि आप देख रहे हैं कि न्यूमेरिकल बहुत से पूछे गए हैं। इसके जो पहले पार्ट्स मैंने अपलोड किए थे, वहाँ पर भी काफ़ी न्यूमेरिकल क्वेश्चंस थे और यहाँ पर भी। तो लगभग आपके 10 व से 15 10 टू 15 न्यूमेरिकल्स यहाँ पर पूछे गए हैं, या इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, मैंने काउंट नहीं किए। यहाँ पर इतने तो श्योर हैं कि आपके न्यूमेरिकल पूछे गए हैं। तो न्यूमेरिकल पोर्शन भी अच्छे से तैयार करिएगा। अगर मेरे चैनल के साथ आप जुड़े रहते हैं, तो काफ़ी अच्छी तैयारी आपकी ऑलरेडी हो जाएगी, क्योंकि प्रैक्टिस सेट जो भी मैं लेकर के आती हूँ, उसमें आपके काफ़ी न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी इंक्लूड रहते हैं। तो यहाँ पर जो कह रहा है कि माध्यिका 31 है और गणितीय औसत, यानी कि जो मीन है आपका गणितीय माध्य है, वो या समांतर माध्यिका लीजिए 33 है। तो यहाँ पर फ़ॉर्मूला आपका क्या रहेगा, तो ये इस फ़ॉर्मूले से पहले भी यहाँ पर निकाला गया है, इसी में ही क्वेश्चन और भी पूछे गए थे। तो यहाँ पर पहले नोट कर लीजिए, जो गिवन होता है मीडियन लिख लिया, जो हमारा गणितीय माध्य है, जो समांतर माध्य कह लीजिए, वो नोट कर लिया। उसके बाद फ़ॉर्मूला ये हो जाएगा आपका, इसी फ़ॉर्मूले को आपको याद रखना है, इसी से ही ये क्वेश्चन आपके सॉल्व होंगे। या डायरेक्ट ये फ़ॉर्मूला भी पूछा गया है, फ़ॉर्मूले में रख के सॉल्व कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस कर देंगे, आंसर कितना आ जाएगा 27 आ जाएगा। यही हमारा करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन बी वाला। तो इस तरह के क्वेश्चंस तो बहुत ही ईज़ी हैं। विदाउट पेन पेपर भी आप कर सकते हैं, अगर आपकी मार्क्स अच्छी है, नहीं तो आप कैलकुलेट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मैथमेटिकल एवरेज, निम्नलिखित में से कौन सा गणितीय माध्य नहीं है। अरिथमेटिकल एवरेज, ज्योमेट्रिक मीन है, हार्मोनिक मीन है, मोड है। तो यहाँ पर कौन सा गणितीय मैथमेटिकल एवरेज नहीं है, तो यहाँ पर ये समांतर माध्य, गुणोत्तर माध्य और हरात्मक, ये तीनों ही है। बहुलक जो होता है वो गणितीय माध्य मैथमेटिकल एवरेज नहीं कहलाता। तो एक आंसर क्या होगा हमारा, ऑप्शन डी होगा। तो जो माध्य होते हैं वो आपके, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, एक हो जाते हैं मैथमेटिकल एवरेज और दूसरे हो जाते हैं स्थिति संबंधी, पोजिशनल होते हैं। तो जो मैथमेटिकल है वही 3 हो जाएँगे, जो आपका समांतर माध्य है, गुणोत्तर माध्य, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन हो जाता है। और जो स्थिति वाले, तो माध्यिका क्या होती है, अगर किसी लाइन को आप बीचों-बीच से डिवाइड कर दीजिए, तो यहाँ पर जो निकल कर के आती है, वो आपकी मीडियन हो जाती है। बहुलक क्या होता है, जो हाईएस्ट वाला होता है, वो बहुलक हो जाता है। विभाजन मूल्य में भी आपके जो चतुर्थक होते हैं, वो तब आ जाते हैं विभाजन मूल्य। उसमें जो चतुर्थक होते हैं, तो आप इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर दीजिएगा, तो आपका चतुर्थक हो जाता है, ये Q1 हो गया, ये आपका Q2 हो जाता है, ये Q3 हो जाता है। तो मीडियन और जो आपका Q2 होता है, वो सेम ही निकलता है, बराबर निकलता है। तो इस तरह से होते हैं, कोई भी पूछ सकता है, इसको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है यहाँ पर, ये भी आपका एक क्वेश्चन न्यूमेरिकल ही दे रखा है। If the first quartile is 142 and the semi-interquartile range is 18, then assuming the distribution to be symmetrical, the value of math median is। यदि प्रथम चतुर्थक 142 है, अर्ध अंतर चतुर्थक क्या है, विस्तार आपका 18 है, बंटन को सममित मानते हुए माध्यिका का मूल्य निकालना। आपको क्या निकालना है, आपको मीडियन निकालना है, जो माध्यिका है उसका वैल्यू निकालनी है। आपको क्या बताया है, फर्स्ट क्वार्टाइल जो है वो 142, यानी कि इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो कुछ इस तरह से आप लिख सकते हैं। तो Q1 जो दिया गया है वो 142 है, क्वार्टाइल रेंज जो दे रखी है वो 18 है, और अंतर चतुर्थक विस्तार जो दे रखा है Q3 माइनस Q1। तो यहाँ पर जो अंतर चतुर्थक विस्तार है उसका जो फ़ॉर्मूला होता है वो ये आपका फ़ॉर्मूला हो जाता है Q3 माइनस Q1, ये फ़ॉर्मूला होता है जिससे कि निकल के आपका ये चीज़ आई है 18। उसके बाद अगर हमें Q2 निकालना होगा तो Q2 निकालने का जो फ़ॉर्मूला है वो आपका ये वाला फ़ॉर्मूला हो जाएगा। इसी फ़ॉर्मूले में रख के हम सॉल्व करेंगे तो हमारा Q2 निकल आएगा। तो निकालने के लिए क्या करना है, Q1 कितना है 142 क्वेश्चन में गिवन है, प्लस 18 इंटरक्वार्टाइल रेंज हो जाएगी अपॉन 2 कर लीजिए। डिवाइड कर लीजिएगा पहले, तो 9 आ जाएगा, 9 को 142 में आप ऐड कर देंगे, यानी कि 142 प्लस क्या हो जाएगा 9, तो ऐड करिए कितना आ जाएगा 151। अब यहाँ पर क्या निकल के Q2 आया। अब Q2 ही क्या होता है, Q2 और माध्यिका जो होती है वो बराबर होती है, मैंने अभी आपको बताया है इसके बारे में। तो क्या होगा, करेक्ट आंसर हमारा कितना हो जाएगा, 151, 151 हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं न्यूमेरिकल क्वेश्चन अच्छे खासे आपके आए हैं, तो आपको अच्छे से अपनी मजबूती से तैयारी करनी है। अपने एग्जाम को ध्यान में रखिए, क्योंकि कंपटीशन काफ़ी टफ रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ ऑडिटिंग इज, अंकेक्षण का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है। तो यहाँ पर क्या उद्देश्य होता है अंकेक्षण का, डिटेक्शन ऑफ एरर, त्रुटियों का पता लगाना, डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड, कपटों का पता लगाना, टू फाइंड आउट वेदर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट शो ट्रू एंड फेयर स्टेट ऑफ अफेयर्स। ये पता लगाना कि लाभ हानि खाता एवं आर्थिक चिट्ठा सही एवं उचित स्थिति को प्रदर्शित कर रहे हैं या नहीं। डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन ऑफ फ्रॉड्स एंड एरर, कपटों और त्रुटियों का पता लगाना तथा रोकना। तो जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है, जो मेन ऑब्जेक्टिव हो यही होता है देखना कि जो
आपने अकाउंट्स रखे हैं, किसी संस्था ने बनाए हैं, वो सही प्रॉफ़िट एंड लॉस दिखा रहे हैं कि नहीं दिखा रहे हैं, सही फाइनेंशियल स्टेटस दिखा रहे हैं कि नहीं। कपट का पता लगाना, त्रुटियों का पता लगाना, ये सब सेकेंडरी होते हैं। जो प्राइमरी होता है वो आपका ये ऑप्शन सी वाला ही होगा। तो करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन सी हो जाएगा। सही आपके सारे ही हैं पॉइंट, लेकिन जो अगर मेन पूछेगा तो मेन आपका ऑप्शन सी ही रहेगा। प्रॉपर्टी ऑडिट रिफर्स टू यानी कि औचित्य अंकेक्षण जो होता है वो क्या है? वेरिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स, खातों का सत्यापन, एग्जामिनेशन ऑफ अकाउंट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरी इंस्टीट्यूशन, एकल स्वामित्व वाली संस्थाओं के खातों की जांच, एग्जामिनेशन ऑफ नीड एंड रेशनल ऑफ एक्सपेंसेस, व्ययों की आवश्यकता तथा औचित्य की जांच से, ऑडिट ऑफ गवर्नमेंट कंपनी, सरकारी कंपनियों के अंकेक्षण से। तो यहाँ पर औचित्य अंकेक्षण क्या होता है? तो औचित्य अंकेक्षण में ये पता लगाना होता है कि जो एक्सपेंसेस किए गए हैं, एक्चुअल में उनकी नीड थी कि नहीं थी, उनका कितना औचित्य था, उसकी जाँच करना। तो एक आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। ये मेनली किसमें आता है? जो कॉस्ट ऑडिट कराया जाता है, यानी कि जो आपका लागत अंकेक्षण होता है, ये उसका एक हिस्सा होता है या उसका एक भाग होता है। और थोड़ा-सा डिटेल में देख लीजिए इसको, कि जो कॉस्ट ऑडिट होता है उसके 2 पहलू होते हैं। एक आपका औचित्य अंकेक्षण हो जाएगा और दूसरा हो जाता है निपुणता या कुशलता अंकेक्षण एफिशिएंसी ऑडिट। तो ये किसका हिस्सा हो जाते हैं? कॉस्ट ऑडिट का होते हैं। क्योंकि कॉस्ट ऑडिट में मेनली यही चीज़ देखी जाती है कि जो आपने एक्सपेंसेस किए हैं, जो लागतें आई हैं, वो एग्ज़ैक्टली कितनी आई हैं, क्या उन पर कंट्रोल किया जा सकता था, कितने जो है स्टैंडर्ड का डिसाइड था, उससे कितना जो है वेरिएंस आया है, वो सारी चीज़ें इसमें देखी जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वॉचिंग इम्प्लाइज प्रमाणन क्या होता है? इंस्पेक्शन ऑफ रिसीप्ट, रसीदों का निरीक्षण, एग्जामिनेशन ऑफ वाउचर्स टू चेक ऑथेंटिसिटी ऑफ रिकॉर्ड्स, रिकॉर्डों की प्रमाणिकता की जांच के लिए प्रमाणकों का परीक्षण, सरप्राइज चेकिंग ऑफ अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, लेखांकन रिकॉर्डों की आकस्मिक जांच, एग्जामिनिंग द वेरियस एसेट, विभिन्न संपत्तियों का परीक्षण करना। तो यहाँ पर जो प्रमाणन वॉचिंग होती है उसमें क्या हम करते हैं, जो हमारे पास वाउचर्स अवेलेबल होते हैं, जैसे कि आप मार्केट से कोई सामान खरीदने जाते हैं तो आपको रिसिप्ट मिलती है, उस रिसिप्ट को आप लेकर के आते हैं। अब वही एक संस्था में क्या होता है कि उसी रिसिप्ट से लेखा का काम होता है, रिकॉर्ड किया जाता है। उसके बाद उन रिसिप्ट को भी रिकॉर्ड के तौर पर अलग से रखा जाता है, उनकी फाइलिंग की जाती है, जिससे कि जब भी आवश्यकता हो मिलाने की ऑडिट के टाइम पर, तो उन्हीं वाउचर से, उन्हीं रिसिप्ट से मिलान किया जाता है कि जो एंट्रीज़ करी गई हैं वो करेक्ट हैं या नहीं करेक्ट हैं। या प्रिंसिपल से उनकी करेक्ट है कि नहीं है, सही खातों में दिखाया गया है कि नहीं है, सही अमाउंट दिखाए गए, सारी चीज़ें वहाँ से एग्ज़ामाइन की जा सकती हैं। करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परचेज़ रिटर्न शुड बी वाउच्ड विद द हेल्प ऑफ, क्रय वापसी का प्रमाणन किससे किया जाएगा? क्रेडिट नोट से, क्रय नोट से, गुड्स इनवॉइस बुक से, कैश बुक से। तो जब भी आपकी क्रय वापसी की प्रमाणन की बात आएगी तो वो क्रेडिट नोट होता है। ये 2 कॉपीज़ में बनाया जाता है जो आपका क्रेडिट नोट होता है, और इसी से ही जाँच की जाती है कि कितना जो है परचेज़, जो यानी कि आपने जो खरीदा था उसमें से कितना माल आपने रिटर्न कर दिया है। तो ये किसके द्वारा बनाया जाता है? ये भी क्वेश्चन आता है, तो ये क्रेता द्वारा बनाया जाता है, जो परचेज़ कर रहा है व्यक्ति वो बनाता है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन रिस्पेक्ट ऑफ फॉरफीचर ऑफ शेयर्स द ऑडिटर शुड सी, अंशों के हरण के संबंध में जो अंकेक्षक होता है उसको क्या देखना चाहिए? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, चेयरमैन स्पीच, ड्यूटीज ऑफ द अकाउंटेंट। तो यहाँ पर क्वेश्चन ये पूछना चाह रहा है आपसे कि जब अंशों का हरण किया जाता है, यानी कि जो कॉस्ट की जाती हैं, अगर किसी कॉल को कोई भी जो शेयर होल्डर वो नहीं चुका पाया तो उसे नोटिस दिया जाता है। अगर नोटिस पीरियड में भी वो नहीं चुका पाता तो उसके बाद उसके अंशों को उससे ले लिया जाता है, उसको ही क्या कहते हैं? हरण करना या फिर फॉरफीचर करना कहते हैं। तो यहाँ पर उसके बारे में क्या रूल्स रेगुलेशन हैं, तो कहाँ मिलेंगे? तो वो मिलते हैं आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में। जो पार्षद अंतर नियम होता है किसी संस्था का, कंपनी का, उसमें दे रखा होता है उसके बारे में। एक आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड बैकबोन ऑफ ऑडिटिंग, निम्नलिखित में से किसे अंकेक्षण की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है? बहुत इजी सा, बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है ये। रूटीन चेकिंग को, इंटरनल चेक को, वेरिफिकेशन को, वाचिंग को। तो वाचिंग होती है, जो प्रमाणन होता है उसको ही अंकेक्षण की रीढ़ की हड्डी माना जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से ये है, आपके एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, इसको बहुत अच्छे से कहीं पर नोट कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा, क्योंकि इसी के बेसिस पर ये भी मैंने आपको समझा ही दिया वाउचर्स के बारे में। जो प्रमाणन होता है वो किससे होता है? वो वाउचर्स से होता है, जो प्रमाणक होते हैं उससे होता है। और वो क्या होते हैं वो मैंने अभी आपको समझा ही दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनल कंट्रोल्स कवर्स, जो आंतरिक नियंत्रण होता है उसमें क्या चीज़ शामिल होती है? तो यहाँ पर इंटरनल कंट्रोल की अगर बात की जा रही है एक संस्था में, किस तरह की प्रणाली होती है,
तो स्टेटरी ऑडिट या फिर इंटरनल ऑडिट या और इंटरनल चेक या फिर इंटरनल चेक एंड इंटरनल ऑडिट ओनली या फिर इंटरनल चेक इंटरनल ऑडिट एंड फिजिकल कंट्रोल ऑफ एसेट्स या फिर इंटरनल चेक इंटरनल ऑडिट स्टेटरी ऑडिट एंड फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ एसेट्स। तो यहाँ पर इंटरनल कंट्रोल में क्या चीज़ें शामिल होती हैं, तो इसमें सिर्फ दो चीज़ें आती हैं, इतना सब कुछ नहीं आएगा। सिर्फ दो चीज़ें आती हैं, इंटरनल चेक और इंटरनल ऑडिट ओनली। केवल आंतरिक जांच और आंतरिक हस्ताक्षर जो होता है वो इंटरनल कंट्रोल में आता है। अब इस क्वेश्चन को अलग अलग तरह से पूछा जा सकता है, तो ये वाला भी बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी अच्छे से ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटेक्शन ऑफ इन्वेस्टर्स इन विच ऑब्जेक्ट ऑफ ऑडिटिंग, विनियोजकों की सुरक्षा अंकेक्षण का कौन सा उद्देश्य है? सोशल है, इकोनॉमिक है, प्राइमरी है या फिर सब्सिडरी है? तो यहाँ पर जो विनियोजक होते हैं यानी कि जिन्होंने इन्वेस्ट किया है, तो उनका प्रोटेक्शन करने के लिए कौन सा उद्देश्य आता है, तो वो आपका सब्सिडरी सहायक जो उद्देश्य होते हैं उनमें आता है। मेनली दो ही होते हैं अंकेक्षण के उद्देश्य, एक प्राइमरी हो जाते हैं यानी कि सही फाइनेंशियल पोजीशन और प्रॉफिट एंड लॉस को दिखाना, और फिर सेकेंडरी हो जाते हैं जैसे त्रुटियों का पता लगाना, फ्रॉड का पता लगाना, ये सब उसके सहायक उद्देश्य हो जाते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अंडर वाउचिंग चेकिंग इज डन ऑफ, यानी कि प्रमाणन के अंतर्गत जांच की जाती है, किस चीज की जांच होती है? बुक्स ऑफ एलिमेंट्री एंट्री की, प्रारंभिक लेखा पुस्तकों की, फाइनल बुक्स ऑफ अकाउंट, अंतिम लेखा पुस्तकों की, बैलेंस शीट की या फिर ऑल ऑफ द अबव, उपरोक्त सभी की। तो वाउचिंग जो होती है तो उसमें किस चीज की चेकिंग होती है? तो वहां पर आपकी जो एलिमेंट्री प्रारंभिक बुक्स की हमने रखी है कि जो हम वाउचर्स बनाते हैं उन वाउचर्स का यूज क्या होता है, जो वाउचर है हमारे, यानी वाउचर कौन से हो जाते हैं, जो रिसिप्ट है रसीदें हैं वही हैं, उनसे क्या होता है हम जर्नल जो हमने बनाया होता है वहाँ पर एंट्री करते हैं। तो यहाँ पर जो हमारी प्राइमरी एंट्री की जो एलिमेंट्री बुक्स होती हैं जैसे जर्नल है या सब्सिडरी बुक्स होती हैं, कैश बुक हो जाएंगी या जो परचेज बुक है, सेल्स रिटर्न बुक है, ये सब बनाई जाती हैं, उसमें एंट्री की जाती है। तो वहाँ पर उसकी जो प्रमाणन होता है मेनली उन्हीं बुक्स का होता है, क्योंकि उन्हीं के बेसिस पे आप आगे लेजर बनाते हैं, फाइनल अकाउंट्स बनाते हैं। तो क्या होगा, बुक्स ऑफ एलिमेंट्री एंट्री का एक आंसर होगा हमारा ऑप्शन ए। तो बेसिक से चीज़ों को समझिए, बहुत ही डिफिकल्ट पेपर कोई नहीं पूछा गया था जो 2018 में आया था। ऐसा ही मिलता-जुलता पेपर ही आपको इसी लेवल का देखने को मिलेगा जो अब एग्ज़ाम होगा। लेकिन अब एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि 2 टियर एग्ज़ाम है, तो आपको डिस्क्रिप्टिव भी जो सेकंड पेपर है वहाँ पर होना है, तो उसी के अकॉर्डिंग आपको तैयारी करनी होगी। नेक्स्ट है यहाँ पर फॉर टाटा कंपनी लिमिटेड ऑडिटिंग इज़, टाटा कंपनी लिमिटेड के लिए अंकेक्षण क्या है? नेसेसिटी आवश्यकता है, लग्ज़री विलासिता है, सिंबल ऑफ प्रेस्टीज यानी कि प्रतिष्ठा मूलक है, नेसेसिटी एंड लग्जरी बोथ आवश्यकता है विलासिता दोनों है। तो जो टाटा कंपनी है, टाटा कंपनी क्या है, एक बड़ी कंपनी है, तो वहाँ पर अंकेक्षण क्या है, उनकी आवश्यकता नेसेसरी है ये जानने के लिए कि जो भी जो उनकी संस्था है उसमें बहुत से लोग काम कर रहे हैं, पूरी टीम है एक बड़ी सी, तो वहाँ पर उन लोगों ने सही ढंग से काम किया है नहीं किया है, तो उसके लिए नेसेसिटी है आवश्यकता है। एक आंसर है ऑप्शन ए। हाँ, अगर छोटी संस्था होती है तो वहाँ पर विलासिता में आ जाता है या फिर क्या है बहुत खर्चीला एक्सपेंसिव हो जाता है, कॉस्टली पड़ता है। लेकिन एक बड़ी कंपनी के लिए नेसेसिटी है। अब क्यों नेसेसिटी है? तो यहाँ पर ये चीज़ें देख सकते हैं हैं, ये रीज़न्स हैं उसके, कि छल-कपट का पता लगाया जा सके, कार्यक्षमता में वृद्धि हो, ख्याति का आकलन हो, विभिन्न अवसरों का उपयोग करने में, अनियमितताओं का ज्ञान करने में और तुलना द्वारा कार्यक्षमता में वृद्धि में सहायक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन वाउचिंग सैलरी रजिस्टर शुड बी कंपेयर्ड विद, प्रमाणन में वेतन रजिस्टर का मिलान किया जाना चाहिए। पेमेंट बुक भुगतान बही से, कैश बुक रोकड़ बही से, वेजेस रजिस्टर या फिर मजदूरी रजिस्टर से, कैश वाउचर रोकड़ वाउचर से। तो यहाँ पर जो सैलरी रजिस्टर होता है किससे कंपेयर किया जाता है? कैश बुक से, यानी कि जो रोकड़ बही है उससे मिलान किया जाएगा। एक आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, when the audit is conducted regularly or irregularly throughout the year, it is called as, जब अंकेक्षण का कार्य नियमित अथवा अनियमित रूप से वर्ष भर चालू रहता है तो इसे क्या कहेंगे? कंटिन्यूअस ऑडिट, स्टेटरी ऑडिट या फिर इंटरनल या फिर इंटरिम। तो वर्ष भर अगर चल रहा है, पूरे साल चलता रहता है तो उसे कंटिन्यूअस या फिर इसे सतत या फिर चालू अंकेक्षण भी बोलते हैं। तो ये भी लिखा हो सकता है, ध्यान में रखिएगा। एग्ज़ाम में चालू अंकेक्षण के नाम से भी आ सकता है, सतत अंकेक्षण भी लिखा होगा, निरंतर भी लिखा हो सकता है। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन ए होगा। इसमें जो अंकेक्षक होता है, जो ऑडिटर होता है, उसकी जो टीम होती है, उससे लोग आकर के टाइम टू टाइम चेक करते रहते हैं। इसमें ये रहता है कि कोई भी फ्रॉड या कोई भी गलती हो जाती है, एरर हो जाता है, तो उसको तुरंत ही पकड़ लिया जाता है। और वर्ष के एंड में जब सारे अकाउंट्स बन जाएँगे, तब अगर ऑडिट का काम होगा, तो वहाँ पर काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है। इसमें क्या होता है, तुरंत ही पकड़ा जा सकता है। तो ये ज़्यादा क्या होगा, विश्वसनीय माना जाएगा, लेकिन फिर वही बात आ जाती है कि बड़ी संस्थाओं के लिए तो अच्छा है,
छोटे संस्था के लिए बहुत ही कॉस्टली, एक्सपेंसिव और टाइम टेकिंग होगा। इसका आंसर यहाँ पर ऑप्शन ए। यही बात यहाँ पर भी देखिए कही हुई है कि इसमें सतर्क अपेक्षाकृत बड़ी संख्या तथा बैंक अथवा अन्य वित्तीय संस्थाओं में अंकेक्षण आवश्यक होता है। ये अंकेक्षण कैसा होता है? दैनिक है, साप्ताहिक, पाक्षिक या फिर मासिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, an auditor is not an issuer and all that he is required to do to exercise with reasonable care and skill. This decision was given in the case of। एक अंकेक्षक बीमाकर्ता नहीं है और उसे जो कुछ करना है वह उचित देखभाल और कौशल के साथ करना है। ये निर्णय इस विवाद में दिया गया था। किस विवाद में दिया गया था? किंगस्टन कॉटन मिल्स में, एलन कैरी एंड कंपनी में, या फिर एलन क्रेग एंड कंपनी के मामले में, या फिर लंदन और जनरल बैंक के मामले में, या फिर इसमें से कोई नहीं। तो ये एक निर्णय जो था जिसमें बीमाकर्ता नहीं ये माना गया था, ये कब दिया गया था? जो आपका लंदन एंड जनरल बैंक वाला था, इसमें दिया गया था। एक आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट इंक्लूड्स जो आर्थिक पर्यावरण है उसमें क्या चीजें शामिल होती हैं, सम्मिलित होती हैं? सेविंग, बचत, इन्वेस्टमेंट, विनियोग, प्राइस पॉलिसीज, मूल्य नीतियां, ऑल ऑफ द अबव, उपयुक्त सभी। तो जो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट होता है उसमें क्या चीज़ें आ जाएँगी? तो इसमें तीनों ही चीज़ों को शामिल किया जाएगा, तो इसका आंसर हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा। जो आपकी इकोनॉमिक एनवायरनमेंट यानी आर्थिक पर्यावरण होता है, तो वहाँ पर सेविंग्स क्या है, इन्वेस्टमेंट किस तरह से है, किस तरह से प्राइस पॉलिसीज़ डिसाइड करी गई हैं, तो उसमें आपकी सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो यहाँ पर का एक आंसर ऑप्शन डी होगा। अगर इसको थोड़ा-सा डिटेल में देखिए तो प्रत्येक अवस्था में प्रत्येक अर्थव्यवस्था में उत्पादन, उपभोग, विनिमय, निवेश तथा वितरण की प्रक्रियाएँ चलती रहती हैं। ये आपके उत्पादन, उपभोग, विनिमय, निवेश और वितरण ये क्या होते हैं? ये 5 के संसाधन भी होते हैं, ये 5 उसके वो माने जाते हैं अर्थव्यवस्था के, जिन्हें अर्थव्यवस्था जीवन प्रक्रिया या अनिवार्यताएँ कहा जाएगा। तो इन इसमें क्या होता है? आर्थिक संस्थाओं का निर्माण करेंगे, जिसमें कि उत्पादन के लिए खेत हैं, कारखाने हैं, कार्यालय, खाने हैं, विनिमय के लिए दुकानें, सरकारी भंडारण हैं, वितरण बाज़ार हैं। तो सारी चीज़ें बताई हैं कि किसके अंतर्गत क्या आता है, वो सही ढंग से चलती रहती हैं। तो एक आर्थिक पर्यावरण में सारी ही चीज़ों को शामिल किया जाता है, जो कि आर्थिक ढाँचा व आर्थिक पर्यावरण का निर्माण करते हैं। तो यहाँ पर ये आपका जो 2018 में पेपर हुआ था, वो कंप्लीट हो जाता है 2018 वाला। अब जो आपकी वीडियोज़ आएँगी, वो उसमें प्रैक्टिस सेट आएँगे और ये प्रैक्टिस सेट आपके जो एलटी ग्रेड है, साथ-साथ जो आपका ईएमआरएस का भी अगर पेपर होने वाला है, ईएमआरएस में भी आपने फॉर्म फिल किया है और जो एलटी ग्रेड है, दोनों के लिए ही काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे, दोनों की कंबाइंड ही प्रैक्टिस सेट आएँगे। जो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा और इसकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए हो तो टेलीग्राम चैनल को जॉइन कर लीजिएगा। लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, साथ-साथ कमेंट में भी पिन होगा, तो वहाँ से आप उसको जॉइन कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।